कैसे हैं दोस्तों आप लोग। उम्मीद है जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आते जा रहा होगा आपके मन में घबराहट बढ़ते ही जा रही होगी। दिल घबरा रहा होगा। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। ठीक है, मैं ये बताऊं कि ये सिर्फ आप ही के साथ नहीं हो रहा है। जितने सीरियस कैंडिडेट हैं वो उन्हीं को ही ये दिक्कतें आती हैं। तो अगर आपको घबराहट हो रहा है मतलब समझ लीजिए आप सीरियस कैंडिडेट हैं। नो स्टडी नो कन्फ्यूजन, मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन। तो लग रहा है समस्या आ रही है, घबराहट हो रहा है, डर लग रहा है, मतलब आप सीरियस कैंडिडेट हैं। अभी सेशन में हम क्या करने वाले हैं, बैक टू बैक देखो ये एमसीक्यूज तो कर ही रहे हैं। ये कौन सा पेपर है पता है जिस पेपर में मैंने टॉप किया था, फर्स्ट रैंक लाया था। इंटरनल ऑडिटर का एग्जाम है 2022 21 22 के पास हुआ था वो एग्जाम है ये। ठीक है, उस एग्जाम का क्वेश्चन पेपर, हालांकि इसके क्वेश्चंस में सॉल्व कराया है, लेकिन इस बार पूरा ये जो क्वेश्चन पेपर है उसी को ही प्रिंट मैंने करवा दिया। तो क्या अलग से टाइप करवाना पड़ता है, हिंदी इंग्लिश बहुत टाइम लेता है। लेकिन इसके कुछ क्वेश्चन बीच के करवाई दिया होंगे, ये सब आपको याद आ रहा होगा क्वेश्चन करने। तो 2 वीडियोस में डाला था, आई थिंक इसके 35 क्वेश्चन सॉल्व करा दिया। लेकिन अभी इस क्वेश्चन को पूरा मैं लाइन से करवा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये जो कोर्स है, ये जो वीडियोस है वो कोर्स और यूट्यूब दोनों में जाने वाला है। पीवाईक्यूज जो है, तो छत्तीसगढ़ में जितने भी पीवाईक्यूज है छत्तीसगढ़ में अकाउंट से रिलेटेड, क्योंकि ऑडिट और इकोनॉमिक्स और ये सब तो नहीं मिलेगा आपको। इकोनॉमिक्स का भी जाएगा, बट अलग से माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं मिलेगा आपको। तो मैनेजमेंट ऑडिट ये सब नहीं, ऑडिटर के अकाउंटेंट के जितने भी पेपर हुए, तो छत्तीसगढ़ में जितने भी पीवाईक्यूज हुए ना, उसमें मैं आधे यूट्यूब पे करा दूंगा और कोर्स में पूरा ही कराऊंगा, ठीक है। तो खैर एक भी काफ़ी है, इसी में 75 क्वेश्चन है। आज मैं 40 क्वेश्चन करवा दूंगा पार्ट 1 में। अगले एक और लेक्चर लाऊंगा, उसमें पूरा कंप्लीट करा दूंगा। ये कोर्स में भी डल जाएगा और ये बहुत काम के एमसीक्यूज है। और मैं जहाँ से तैयारी कर रहा हूँ करवाता हूँ, मैं जो क्वेश्चन छट के है ना हू बहू इसमें आए हुए थे, ठीक है। तो अभी भी आप निश्चिंत रहो, बहुत सारे क्वेश्चन हूबहू आपको मिलने वाले, देखने वाले हैं एग्जाम में, आप देखोगे उसको। क्लियर है क्या? और कोई डाउट इसमें? ठीक है, नहीं होगा तो वही मैं बताया, यूट्यूब पे हम इसको कराएंगे ही कराएंगे। लेकिन जितने भी 4-5 क्वेश्चन पेपर हैं इसके अलावा, ऑडिटर के अलावा और भी जो है, वो मैं कोर्स में भी करा दूंगा, ठीक है। तो चिंता मत करिएगा सर हम लोग कोर्स खरीदे यूट्यूब पे काहे डाल रहे हो। आधे लोग तो उसी में ही टेंशन में है। ये नहीं कि एग्जाम है तैयारी करना है, वो घबराहट नहीं है। ये घबराहट, अरे यूट्यूब पे काहे डाल रहे हैं सर। अरे डाल देने से ही थोड़ी ना कोई एग्जाम निकल जाए, पढ़ना भी तो पड़ता है उसको। और जो कोर्स खरीदा है वो भी जरूरी नहीं कोर्स खरीद के एग्जाम निकाल, अरे कोर्स में जो डाला उसको पढ़ने का है, ठीक है। 3,000 देख डायरेक्ट एग्जाम ही नहीं निकल जाता, पढ़ना होता है। चलो, इसका पीडीएफ भी कोर्स में डलवा दूंगा, ठीक है। और ये आंसर टिक कर दिया जाता ताम झाम नहीं। बैलेंस ऑफ पर्सनल अकाउंट विल बी शोन इन। बैलेंस ऑफ पर्सनल अकाउंट, देखो 3 टाइप के अकाउंट होते हैं। हम थोड़ा सा फास्ट मोड में करेंगे, है ना, काफी प्रैक्टिस कर चुके हैं। 3 टाइप के अकाउंट होते हैं, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में जो पर्सन आते हैं, राम श्याम मोहन योगेंद्र साहू, ये सब लोग पर्सनल हो गए, ठीक है। रियल अकाउंट एसेट वाला, और नॉमिनल अकाउंट इसमें खर्चे वगैरह आते हैं। तो जो पर्सनल अकाउंट का बैलेंस है ना वो सीधे बैलेंस शीट में जाता है। काहे? जैसे राम है, राम से मेरे को कुछ पैसा लेना है तो वो डेटर हो गया। श्याम है, श्याम को कुछ पैसे देने क्रेडिटर हो गया। और डेटर क्रेडिटर एसेट लायबिलिटी में दिखते कि नहीं दिखते? तो ये सब बैलेंस शीट का आइटम है। किसका बैलेंस शीट का आइटम है? तो वही लिखा हुआ है पर्सनल अकाउंट, जैसे डेटर क्रेडिटर कैपिटल आदि। डेटर क्रेडिटर जो है आदि के बैलेंस जो है बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। ये मेरे ख्याल से आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन मैं अपने लैंग्वेज में लिखा हुआ है ना, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट वाला आपको किस में देखने को मिलेगा? पर्सनल अकाउंट का जो बैलेंस है वो बैलेंस शीट में देखने को मिल जाएगा। एसेट जो रियल अकाउंट है उसका भी आपको कहाँ बैलेंस शीट में देखने को मिल जाएगी स्थिति। जो ट्रेडिंग अकाउंट के आइटम है ना, पीएनएल अकाउंट का जो आइटम है, यानी कि जो नॉमिनल एक्सपेंसेस है, नॉमिनल अकाउंट इसको बोल सकते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट में क्या सब खर्चे ही जाते हैं, वो आपको पूरा। तो जो ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट वाला आइटम है वो नॉमिनल अकाउंट का आइटम है, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएनएल अकाउंट के मेनली क्या रहता है? नॉमिनल अकाउंट, यानी कि एक्सपेंस और इनकम आते हैं। बाकी पर्सनल वाला किस में जाएगा? बैलेंस शीट में जाएगा। जॉइंट वेंचर अकाउंट इज है। जॉइंट वेंचर के बारे में कई बार डिस्कस कर चुके हैं, और मैंने बोला कि भले आपके सिलेबस में रहे मत रहे, 2 4 5 क्वेश्चन पहले भी आउट ऑफ द सिलेबस पूछा है, अभी भी पूछा जा सकता है। पार्टनरशिप, जॉइंट वेंचर, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, ये सब पूछे जा सकते हैं। कंसाइनमेंट अकाउंट, ये सब पूछे जा सकते हैं। तो जॉइंट वेंचर क्या है? जॉइंट वेंचर ना शॉर्ट टर्म पार्टनरशिप है। एक शब्द में बताऊं, जॉइंट वेंचर क्या है? शॉर्ट टर्म पार्टनरशिप। मेरे को नहीं करना, गोइंग कंसर्न नहीं अपनाना, 10 साल 20 साल नहीं करना है, बोले कोई कंपनी नहीं खोलना है। मैं एक आदमी को पकड़ के आया कि अभी भैया ये बरसात में ये वाले प्रोडक्ट का डिमांड बहुत ज़्यादा रहता है, ये काम करते हैं। बोले ठीक है। गर्मी का टाइम था, बोले आज गन्ना जूस बेचेंगे। बोले हाँ, गन्ना तुम अपने खेत से लेके आओ, मैं जूस निकालूंगा, पीजेंगे। वो भी जॉइंट वेंचर है। बोले ठीक है। तो जॉइंट वेंचर अकाउंट जो कुल मिला के एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसा होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है। एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है। तो ध्यान रखना, ये जॉइंट वेंचर अकाउंट किसी विशेष वेंचर के पिनल को निकालने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस बताता है।
जॉइंट वेंचर अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस बताता है, इसलिए वो क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। क्लियर है? उधर हिंदी भी दिया हुआ ना, आप पढ़ सकते हैं। गुड परचेजेस थ्रू डेबिट कार्ड इज रिकॉर्डेड इन कैश बुक। देखो एंट्री क्या बनेगा, जनरल एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, है ना, परचेज अकाउंट, क्योंकि गुड परचेज किया तो परचेज अकाउंट, और पैसा कैश में नहीं दिया अपन ने, डेबिट कार्ड से दिया। डेबिट कार्ड मतलब एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड जो भी यूज किए होंगे तो टू बैंक अकाउंट, नहीं तो अदर कैश पे करते तो टू कैश लिखते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो किधर लिखोगे, बैंक कॉलम में लिखोगे पेमेंट साइड, हाँ कि ना, कैश बुक में, कैश बुक के बैंक कॉलम में लिखोगे पेमेंट साइड, मतलब राइट साइड में अपन जो पेमेंट वाला लिखते हैं उसके बैंक कॉलम में। क्लियर है? तो जब भी आप कैश पेमेंट करोगे तो कैश कॉलम में लिखा है कैश पेमेंट, नगद पेमेंट करो। और वही अगर आपने चेक से पेमेंट किया, आपने डेबिट कार्ड से पेमेंट किया, आपने ऑनलाइन पेमेंट किया, यूपीआई किया, तो वो सब बैंक कॉलम में जाएगा, पेमेंट में राइट साइड में जाएगा, पेमेंट साइड। ठीक है, चलिए। द कैपिटल अकाउंट आर क्लोज इन केस ऑफ फर्म डिसोल्यूशन। फर्म डिसोल्यूशन मतलब समझ आ गया कि भैया अब हो गया काम धंधा बंद करके, अब बस एसेट संपत्ति वगैरह बेच के अपने को सेटल कर लेना है। ठीक है, तो वो डिसोल्यूशन का केस है। तो जो भी डिसोल्यूशन जब होता है ना, मतलब सब चीजें लिक्विडेट कर रहे हैं अपन, खत्म कर रहे हैं कहानी, तो सारा एसेट को बेच के लाइबिलिटी को पटा के जो पैसा आता है वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डालते हैं। और जो भी लाइबिलिटी बचती है पार्टनर की, उसको या तो चेक में भुगतान कर दो, मतलब बैंक से पे कर दो, या कैश से पे कर दो। ठीक है, तो द कैपिटल अकाउंट आर क्लोज इन केस ऑफ फर्म डिसोल्यूशन बाय बैंक अकाउंट, किससे, बैंक अकाउंट से, है ना। तो ये लिखा हुआ है फर्म डिसोल्यूशन में एसेट को बेचकर और लाइबिलिटी को चुकाकर अंत में पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का सेटलमेंट कैश या बैंक से किया जाता है। ठीक है, और ये डिसोल्यूशन का क्रम कैसा है, पहले रिलेशन अकाउंट बनाएंगे, है ना, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट डेबिट क्रेडिट करेंगे, और उसके बाद बैंक से सेटलमेंट कर देंगे। ठीक है, क्लियर है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। अभी मैं आपको बता दूं भाई, 16 17 18 जून को हमने 16 17 18 जून को हमने एक विशेष ऑफर डाला था, शुरू के 100 बच्चों के लिए डाला था, और वो 100 तो तुरंत कुछ ही घंटों में हो गए। ठीक है, तो और इसको अदर 100 के लिए भी एक्सटेंड की है, 3 दिन का ऑफर था। आप जब भी ये वीडियो देख रहे हैं एक बार ट्राई कर लीजिएगा, काम कर रहा नहीं कर रहा है। तो जो डिस्काउंट कोड है 40% ऑफ मिलेगा, SPC40। मैं बोल रहा हूँ 2-3 मार्क्स के लिए रिस्क मत लेना। ठीक है, टेस्ट सीरीज कोर्स जिसमें आपको जो भी खरीदना है, जो भी कोर्स हो, केवल ये एडिटर वाली बात नहीं है, जो भी कोर्स में आप एनरोल होना चाहें वो कूपन कोड अप्लाई कर लें, और 40% फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। कोई कोर्स खरीद लिया और टेस्ट सीरीज खरीद सकता है, टेस्ट सीरीज खरीद लिया और कोर्स खरीद सकता है, जो खरीदना चाहे खरीद सकता है, वो कूपन कोड है। एप्लीकेशन डाउनलोड करना और कोर्स टेस्ट सीरीज अब आपको मिल जाएगा। 8770123687 ये हेल्पलाइन नंबर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश बुक इज सोन एज ऑन द डेबिट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट जैसे लगभग ऑलमोस्ट कैश को समरी से समझ लो, ऑन द डेबिट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जैसे कैश बुक होता है हमारा, बस वैसे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी है। ठीक है, समझिए बात। तो डेबिट साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड हमारा रिसिप्ट वाले में जाएगा, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश बुक। ठीक है, राइट साइड पेमेंट वाला। ठीक, तो इसका पांचवें का ऑप्शन सी है। विच ऑफ द फॉलोइंग एरर या ओमिशन आर नॉट पार्ट ऑफ बैंक रिकंसिलेशन प्रोसेस। इसके कितने बार मैं क्वेश्चंस करा चुका हूँ। ठीक है, ध्यान दे दे के बोलो ना बार बार, बीआरएस को ध्यान दिया करो, ध्यान दिया करो। बीआरएस में आप क्या कंपेयर करते हो समझना, हम कैश और बैंक ऐसे ले लेते, ऐसा गलत है। कैश और बैंक के बीच कंपेयर नहीं कर रहे हो आप, कैशबुक का बैंक कॉलम और बैंक का पासबुक के बीच कंपेयर कर रहे हो, कैशबुक के बैंक कॉलम और बैंक के पासबुक के बीच कंपेयर कर रहे हो, है ना। तो इस बात को आप फिलहाल ध्यान रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग एरर या ओमिशन आर नॉट पार्ट ऑफ बीआरएस। तो एक बात मैंने आपको बता दी, ठीक है, तो ये कौन सा नहीं है, तो रॉन्ग टोटिंग ऑफ बैंक कॉलम कैश बुक। तो देखो कैश बुक का बैंक कॉलम बिल्कुल ये बीआरएस को इफेक्ट करेगा, कैश बुक का बैंक कॉलम, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक ये भी इफेक्ट करेगा, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक ये भी इफेक्ट करेगा, बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। कैश कॉलम ऑफ कैश बुक उसको कभी बीआरएस से कोई लेना देना रहता ही नहीं है, तो ये पार्ट नहीं है, छठवा का बी। ठीक है, सही आंसर छठवा का बी है। When bill receiver is dishonored by co-venturer, cost of discount is debited to। देखो बिल रिसीवर इज डिस्काउंटेड बाय को-वेंचरर, कॉस्ट ऑफ डिस्काउंट इज डेबिटेड टू। वो सब ना जो भी फायदा नुकसान होता है सब वो एक पीएनएल अकाउंट जैसा ही है। जॉइंट वेंचर अकाउंट जो है ना एक पीएनएल अकाउंट जैसा ही है, तो उसी में ही अपन ने हमको डालना है सारा चीज। ठीक है, तो जो भी लॉस हो, बिल डिस्काउंट करा रहे हैं, बिल रिसीवर डिस्काउंट करा रहे हैं, जो भी प्रॉफिट लॉस हो सब जॉइंट वेंचर अकाउंट में ही जाता है। ठीक है, चलिए ध्यान रहेगा। एंट्री भी लिखा हुआ जैसे क्रेडिट सेल किया योगेंद्र टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, योगेंद्र टू जॉइंट वेंचर अकाउंट क्रेडिट सेल कर दिया, योगेंद्र को सामान मिल गया टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। फिर भैया योगेंद्र ने कैश नहीं दिया, पैसे नहीं दिए, बिल रिसीवेबल थमा दिया, तो बिल रिसीवेबल टू योगेंद्र। ठीक है, तो वाईओजी तो ये कैंसिल हो गया, अपने पास बिल रिसीवेबल है डेबिट में पड़ा हुआ। ठीक, आगे चल के उसको हमने डिस्काउंट करा दिया, पैसे मिले होंगे, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, और
उसके बाद टू बिल्स रिसीवेबल, ठीक, अगर अपने को डिस्काउंट वगैरह कराया तो उसको भी कंसिडर कर लेंगे। तो ये जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, जॉइंट वेंचर अकाउंट टू बिल्स रिसीवेबल, क्लियर है। ये आपने जैसे डिस्काउंट कराया तो वो हमने ले लिया। जैसे मेरे को मान के चलो बिल रिसीवर मिला 1,000 रुपये का, 100 रुपये का डिस्काउंट हो गया, 900 रुपये मेरे को बैंक में पैसे आ गए, ठीक है। तो बिल रिसीवेबल इज डिस्काउंटेड बाय कोवेंचर, कॉस्ट ऑफ डिस्काउंट इज डेबिटेड टू, किस में डेबिटेड कर रहे हैं, जॉइंट वेंचर अकाउंट में, क्लियर है। लाइबिलिटी एंड एसेट आर 25,000 एंड 30,000 रेस्पेक्टिवली, द डिफरेंस विल रिप्रेजेंट। देखो एक इक्वेशन वाला याद है, बेसिक बेसिक में पॉइंट, अब बहुत इजी बहुत इजी करते थे, यही सबसे सवाल बनते हैं। कैपिटल बराबर क्या होता है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, कैपिटल बराबर क्या होता है, एसेट माइनस लाइबिलिटी। तो ये बोल रहा है लाइबिलिटी एंड एसेट्स आर 25,000 एंड 30,000 रेस्पेक्टिवली, लाइबिलिटी कितना है 25,000 और ये 30,000, तो कैपिटल कितना आ जाएगा, ये जो 5,000 बचेगा क्या है, ये कैपिटल ही तो है। 8वें का आंसर क्या है, बी है। ये क्वेश्चन करा चुका ना ऑलमोस्ट बहुत सारे, लेकिन फिर फ्रेश तरीके से देख लो, पार्ट 1 पार्ट 2 में 2 इसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। जो यूट्यूब में देख रहे हैं और कोर्स जो लिए उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं उसमें एक से ज़्यादा PYQs करा दूंगा, धीरे धीरे सब होगा, पूरा 4 जुलाई तक प्रैक्टिस ही चलेगा, ठीक है। कोर्स तो बहुत पहले खत्म हो जाएगा, कोर्स अभी भी 2-3 दिन में सारा चीज़ खत्म ही हो जाएगा, लेकिन जो 90% वैसे भी समाप्त है कोर्स। लेकिन अब जो MCQs करा रहा हूँ ना, PYQs और MCQs जो करा रहा हूँ प्रैक्टिस सेट, वो पूरा 4 जुलाई तक चलेगा, आखिरी दिन तक, जब तक मेरे को नहीं लगेगा कि साला 90 पार नहीं मार दे तब तक कराते ही रहेंगे। गुड वर्थ रुपीज 36,000 वर लॉस्ट ड्यू टू फायर, ये भी देखो इसको डिस्कस कर चुका है इस टाइप का। द गुड्स वेर इंश्योर्ड टू द एक्सटेंट ऑफ 20,000, लॉस ऑन अकाउंट ऑफ फायर वुड बी अकाउंटेड है। देखो 36,000 रुपये का माल जल के खाक हो गया, लेकिन हम इंश्योरेंस पूरा नहीं कराया, 20,000 रुपये का बीमा है, अग्नि से हानि की खातों में प्रविष्टि क्या होगी। ये सेम कंडीशन हो गया मेरा, देखो 18 लाख की गाड़ी थी, 18 लाख की गाड़ी, और वो डेप्रिशिएट होकर IDV वैल्यू बोलते हैं उसको, वो 11 लाख समथिंग थी, गाड़ी पलट गई, टोटल डैमेज हो गई। एक और इंश्योरेंस होता है जिसमें भाई मेरे को पूरा 18 लाख रुपए मिल जाता, लेकिन मैं नहीं कराया था, वो भाई जो रिटर्न ऑन वैल्यू होगा उसी में कर देना। तो मेरे लिए 18 लाख की गाड़ी का लॉस नहीं हुआ, मेरे को लॉस हुआ कितने का, ये जो मैं इंश्योर नहीं कराया था 7 लाख, वही, क्योंकि 11 लाख रुपए तो मिल गया, 7 लाख रुपए नहीं मिला, वो मेरे को लॉस हो गया, समझ गई बात। तो बस वैसे ही 36,000 रुपये का माल जल गया, 36,000 रुपये का माल जल गया, तो भैया मेरे को पूरा 36,000 का लॉस नहीं होगा, मेरे को लॉस कितने का होगा, जितना इंश्योरेंस नहीं कराया, इंश्योरेंस 20,000 रुपये कराया, बचा जो 16,000 है वो लॉस है। तो ये बताओ एंट्री क्या होगा, जैसे अपन ट्रेडिंग अकाउंट बनाते तो बाई सेल्स करते ना, तो समझ लो अपन ने एडवर्टाइजमेंट कर दिया, चैरिटी कर दिया, तो भी इधर ही जाएगा, भले वो फ्री में करे, जीरो जल गया तो भी इधर ही डाल के इस सामान को हटाने का अपने को 36,000 रुपये जो परचेस किए होंगे ओपनिंग स्टॉक होगा, वो 36,000 को इधर कैंसिल करने का है ना। तो ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 36,000 रुपये, तो ठीक है। डेबिट क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस कितने का हुआ मेरे को, देखो 36,000 और 20,000 का अंतर कितना है, 16,000, 16,000, तो ये 16,000 का जो इंश्योरेंस नहीं कराया तो वही मेरे को लॉस झेलना पड़ेगा, बाकी पैसा कौन देगा, इंश्योरेंस कंपनी देगी 20,000 रुपये। तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट हो गया 36,000, पीएनएल अकाउंट डेबिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट हुआ 16,000 और इंश्योरेंस कंपनी डेबिट 20,000। कितना बढ़िया क्वेश्चन, और ऐसे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। हु आर द रियल ओनर ऑफ अ कंपनी, ठीक है, रियल ओनर ऑफ कंपनी कौन, इक्विटी शेयर होल्डर। तो देखो गवर्नमेंट सरकार तो देश की मालिक हो गई भाई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मालिक कौन है, मैनेजर है, इक्विटी शेयर होल्डर, अच्छा ठीक है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो मैनेजर है, डिबेंचर होल्डर हमारे किसी कंपनी के लिए क्या हो जाएंगे, क्रेडिटर हो जाएंगे, है ना। गवर्नमेंट तो आउटसाइड पार्टी हो गई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैनेजर कहलाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स आर नॉट डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस में कौन डिस्क्लोज नहीं होता। देखो 4 टाइप के एरर होते हैं, कॉप करके आप याद रख लेना, कॉप, पी से एरर ऑफ प्रिंसिपल, ओ से ओमिशन, सी से 2 है एरर ऑफ कमीशन और कंपनसेटिंग एरर। तो ट्रायल बैलेंस से क्या मालूम नहीं चलता, एरर ऑफ प्रिंसिपल मालूम नहीं चलता, एरर ऑफ ये कॉपी मालूम नहीं चलता, एरर ऑफ प्रिंसिपल पी ये नहीं मालूम चलता, सी से कंपनसेटिंग, कमीशन वाला नहीं, कंपनसेटिंग एरर, और ओ से ओमिशन, एरर ऑफ ओमिशन यानी कि कंप्लीट ओमिशन, पार्शियल ओमिशन में मालूम चल जाएगा, ठीक है। तो ये सभी से हमको ट्रायल बैलेंस में गलती नहीं मालूम चलती। क्या होता है समझते हो ना, प्रिंसिपल सिद्धांत गलत क्लासिफिकेशन कर दिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर था रिवेन्यू में डाल दिए, रिवेन्यू था कैपिटल डाल दिए, पूंजीगत में डाल दी। कंपनसेटिंग एरर, एक गलती दूसरे गलती से एडजस्ट हो जाए, ठीक है, एक बार राम को परचेज कर दिए, एक बार क्रेडिट मतलब एक बार डेबिट कर दिए, एक बार क्रेडिट कर दिए, इफेक्ट नलीफाई हो गया, कंपनसेटिंग एरर। एरर ऑफ ओमिशन छोड़ ही दिए, तो छोड़ ही दिए तो भी डेबिट क्रेडिट दोनों कुछ नहीं होता है, तो भी ट्रायल बैलेंस मैच खा जाता है ना। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज इन द नेचर ऑफ,
तो ये शेयर एप्लीकेशन अकाउंट पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट देखो, पर्सनल अकाउंट 3 टाइप का होता है, आपको मैंने बताया था। एक नेचुरल पर्सन है, राम मोहन सोहन सब एक सब नेचुरल पर्सन है। एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट मतलब जो किसी को रिप्रेजेंट करे, जैसे आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड कोई भी हो गया, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड इंश्योरेंस, ये सब हो गया। ये किसी न किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कोई आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी मतलब मुझे किसी व्यक्ति को देने हैं, ठीक है। और एक और होता है आर्टिफिशियल पर्सन, बैंक है या कोई भी योगेन सब क्लासेस है, कोई इंस्टीट्यूट है, कोई कंपनी है। तो 3 टाइप के पर्सनल अकाउंट होते हैं ना। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दरअसल पर्सनल अकाउंट का है। क्यों? क्योंकि जो शेयर एप्लीकेशन का पैसा है ना, इन्वेस्टर का ही है। शेयर एप्लीकेशन मनी इन्वेस्टर से ही आता है ना, इन्वेस्टर पैसा दिया है, इसलिए लाइबिलिटी है और ये पर्सनल अकाउंट होता है। कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति को ही रिप्रेजेंट कर रहा है ना, समझ रही बात। चलो, कंसेप्ट ऑफ कंसिस्टेंसी मीन्स, ये देखो कितना ये हूबहू सारे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, ठीक है। बोले सर अब तो आप करा रहे हो, अरे वो पहले भी जो मैं पढ़ के गया था, जो क्वेश्चन जहाँ से सेट कर रहा हूँ, वो हूबहू क्वेश्चंस पूछे। ये कितने बार मैं आपको एमसीक्यूज में कराया उसको। कंसेप्ट ऑफ कंसिस्टेंसी मींस ऑल द फर्म्स इन द सेम इंडस्ट्री शुड यूज आइडेंटिकल अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर। नहीं, ये यूनिफॉर्म अकाउंटिंग के केस में होता है, ठीक है, कि सेम टाइप के इंडस्ट्री उसी टाइप के अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो करें, है ना, प्रोसीजर को फॉलो करें। ऑल प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग आर यूटिलाइज। नहीं, सभी प्रिंसिपल कैसे जो काम करेगा वही लागू करोगे। अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड मेथड्स शुड रिमेन कंसिस्टेंट फ्रॉम वन ईयर टू अनदर, यही कंसिस्टेंसी का है। जैसे इस साल एसएलएम यूज किया, अगले साल डब्ल्यूडीवी कर दिया, ऐसा नहीं, वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। कंसिस्टेंट रहना मतलब इस साल डब्ल्यूडीवी तो दूसरे साल भी डब्ल्यूडीवी, जब तक नहीं हो तब तक डब्ल्यूडीवी, ठीक है। इसका आंसर सी है, ना कि ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव मत मार देना, जहां ऑल ऑफ द अबव देखे वो मार देते हो आप, वो गलती नहीं करना है। लेकिन ज्यादातर केस में ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिवेन्यू रिसिप्ट। देखो, गवर्नमेंट ग्रांट, सब्सक्रिप्शन, एंट्रेंस फीस, ये सब रिवेन्यू रिसिप्ट हो सकता है। डोनेशन फॉर टूर्नामेंट अलग से स्पेसिफिक पर्पस के लिए बोल दिया, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट की, वो टूर्नामेंट ही कराना, ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए हो गया, इसलिए कैपिटल रिसिप्ट है, ठीक है। क्या है ये? कैपिटल रिसिप्ट है, रिवेन्यू रिसिप्ट नहीं है, कैपिटल रिसिप्ट है। 15 क्वेश्चन, कितना मजेदार क्वेश्चन है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर 14,828, क्लोजिंग, ठीक है, क्लोजिंग डेटर दे दिया है, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर दे दिया है, आपको सेल निकालना है, और सेल मतलब क्रेडिट सेल निकालना है। मेरे को ये बताओ, मेरे को ये बताओ, मान के चलो मैं साल के शुरुआत में देख रहा हूँ कि मेरे डेटर कितने, 1,00,000 रुपए, 1,00,000 रुपए मेरे को डेटर से उधारी लेना है, डेटर ओपनिंग डेटर 1,00,000 रुपए, फिगर से समझते जाना, 1,00,000 रुपए उधारी लेना है, ठीक है। अब ये डेटर और कैसे बढ़ जाएंगे बताओ। मैं क्रेडिट सेल कर दिया, क्या कर दिया, क्रेडिट सेल, इसमें क्रेडिट सेल कर दिया कितने रुपए का, 2.5 लाख रुपए का, और मैंने उधारी दे दिया। तो जितना उधारी में माल बेचाऊं, कैश वाला बेचूंगा तो पैसा तुरंत मिल जाएगा, जो उधारी में बेचूंगा वही मेरे को तुरंत नहीं मिलेगा। तो उधारी में जो बेचूंगा वो मेरे फिर से डेटर बढ़ जाएंगे। तो ओपनिंग डेटर प्लस ये क्रेडिट सेल करूंगा, तो अब मेरे को पैसे कितने मिलने चाहिए थे, 3,50,000, कितने मिलने चाहिए, 3,50,000। इसमें हो सकता है कि 50,000 रुपए ऐसे लोग हो गए जो बोले मैं नहीं दूंगा पैसा, जो करना है कर ले। मैं बोलूंगा नहीं भाई, लड़ने भिड़ने की क्षमता नहीं है, मैं नहीं मारे को पीटू करूंगा तेरे को, मत दे, ठीक है। तो अब 50,000 लोग नहीं देंगे बोल दिए, 50,000 पैसा नहीं देंगे बोल दिए, तो अब कितना बचा, 3,00,000 रुपए मेरे को मिलने का है। उसमें मैं देखा कि मेरे को कैश कितना मिला, ये बैड डेप्ट है, बैड डेप्ट। उसमें मैं देखा मेरे को कैश कितना मिला, कैश रिसीव, मेरे को कैश रिसीव मिल गया भैया 2,75,000 रुपए। तो ये जो 25,000 बचा, ये क्या होना चाहिए बताओ, ये 25,000, ये 25,000 होना चाहिए क्लोजिंग डेटर, कि मेरे पास साल के अंत में क्लोजिंग डेटर कितने बच गए, 25,000, जिसको मेरे को और पैसे लेने बचे हैं। तो ये क्लोजिंग डेटर का फॉर्मूला होता है। क्लोजिंग डेटर का क्या फॉर्मूला, क्लोजिंग डेटर बराबर ओपनिंग डेटर, ओपनिंग डेटर प्लस क्रेडिट सेल, प्लस क्रेडिट सेल माइनस कैश रिसीव, ये देखो माइनस कर रहे हो ना, माइनस कैश रिसीव्ड, और माइनस बैड डेप्ट, ये भी माइनस किया हमने, माइनस बैड डेप्ट, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर देख लो, सारा डेटा भर दो। ओपनिंग अपने को क्या निकालना है, सेल निकालना है, सेल मतलब क्रेडिट सेल निकालना है। क्लोजिंग डेटर बता दिया 23,400, 23,460, तो कुछ नहीं, 23,460 एक तरफ लिखो, ये बराबर ओपनिंग डेटर होता है, और ओपनिंग डेटर मेरे को दिया 14,828, ओके। फिर क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल यही मेरे को नहीं मालूम है ना, उसमें मैंने कैश मुझे मिल गया 86,530 रुपये, उसको मैं लिख लिया। और बैड डेप्ट है नहीं, बैड डेप्ट नहीं है तो जबरदस्ती मत ढूंढो उसको, ठीक है। ये कुछ नहीं, 23,460, वो माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा 86,530, और ये इधर आके जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा 14,828। ये मेरा क्रेडिट सेल निकल जाएगा। जोड़ सकते हो क्या, 0 0 एक साथ जोड़ जाड़ के माइनस करूँ, नॉर्मल कर दूँ, नॉर्मल कर देता हूँ, ठीक है। तो ये 0 पहले जोड़ दिए, फिर 6 3 9, 4 5 9,
3 6 9 और ये 2 8 10, 1,09,990, इसमें घटाने का है हमको 14,828। 2 बचेगा, 8 से 2 6 बचेगा, ठीक है, फिर ये 1 बचेगा, 5 बचेगा, 9 बचेगा, 95,162 इसका आंसर आ रहा है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। ये पीडीएफ हूबहू डलवा दूंगा ना, एज इट इज ऐसे डलवाने का, और मैं टाइप नहीं कराऊंगा, ठीक है। यूट्यूब में अभी या तो टेलीग्राम थोड़ा सा सर्वर डाउन चल रहा है, वो पेपर लीक वाले माजरे के कारण, ठीक है। बाकी आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पे भी जुड़ते रहिएगा, ठीक है। व्हाट्सएप चैनल योगेन साहू क्लासेस नाम से आप सर्च करें, योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस नाम से व्हाट्सएप चैनल में जुड़ जाएं, ठीक है। क्योंकि आगे चल के जब टेलीग्राम अगर बैन भी हो जाएगा ना, तो वो माध्यम रहेगा व्हाट्सएप चैनल, जिसमें अभी तो फिलहाल पीडीएफ का ऑप्शन दे रहा है नहीं दे रहा पता नहीं, मैं अपडेटेड नहीं रहता, सोशल मीडिया दूसरा हैंडल करता है मेरा तो, बट बाकी ऐसा वो काम का चीज़ है। विच ट्रांजेक्शन ऑफ कैश बुक विल नॉट बी नेसेसरली पोस्टेड इन टू लेजर, रोकड़ बही के किस व्यवहार की खाता बही में खतौनी आवश्यक नहीं होगी। ये देखो मैं बताऊँ कहानी होता है, जो हमारा कॉन्ट्रा एंट्री है ना, ध्यान रखना, कॉन्ट्रा एंट्री में ना कैश बुक में ही सारी चीज़ रिकॉर्ड हो जाते हैं, दो दो साइड एंट्री हो जाती है, तो दूसरा पक्ष और अपने को दूसरे बुक में लिखने की जरूरत नहीं है। ये है, अब उतना जनरल एंट्री किया होगा तो क्या बोलना चाह रहा हूं, समझ आ रहे हो ना। कैश बुक में कॉन्ट्रा एंट्री हो गया, मैंने तो देखो यहाँ पे देखो, विड्रू मनी फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिशियल यूज, या डिपॉजिट कर दूं या पैसे निकाल लो, कॉन्ट्रा एंट्री है, तो दोनों इसी में ही, बस जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, इसको पोस्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं है लेजर में। तो 16 का आंसर बी है। चलिए, टू फाइंड आउट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल सेटलमेंट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स आर प्रिपेयर्ड। देखो ये ना डबल एंट्री सिस्टम हर किसी के बस की बात नहीं है, वो एक साइंटिफिक अप्रोच है, हम जानते हैं उसको, है ना, बहुत तामझाम है उसमें। यहाँ देखो कि हर बिजनेसमैन, हर दुकानदार, एक में हम भी सिंगल एंट्री मेंटेन कर रहे हैं। अरे एक रजिस्टर है जिसमें पेमेंट आया, एक रजिस्टर है जिसमें हम जितने भी खर्चे करते हैं वो मेंटेन कर लिए हो, तो 8वीं पास अकाउंटेंट भी कर लेगा। ज़्यादातर क्या है, ज़्यादातर सिंगल एंट्री सिस्टम ही बनाते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि भैया वो बैलेंस शीट नहीं बना रहा है, पीएनएल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट ये सब नहीं बना रहा है, तो मैं उसका प्रॉफिट लॉस नहीं बता पाऊंगा, मैं बैलेंस शीट उसका नहीं बना पाऊंगा, बना लूंगा मैं, प्रॉफिट वॉफिट सब निकाल लूंगा, कैपिटल वगैरह सब निकाल लूंगा, ठीक है, सारी चीज हो जाएंगे, कितना एसेट लाइबिलिटी सब निकल जाएगा। कुछ उससे क्वेश्चन पूछने रहेंगे कि बता साल के शुरुआत में तेरे पास कितनी जमीन की कीमत थी, बोले 10 लाख थी, बिल्डिंग कितना था, उसमें बिल्डिंग 15 लाख का, अच्छा कुछ सामान रखा है तेरे पास, बोले हाँ रखा है, कितना रखा हुआ है, बोले सर 50,000 का रखा हुआ है, अच्छा किसी से कुछ पैसे लेने देने हैं, कितने लेने देने, 75,000 लेने हो बाजू वाले मरवाड़ी साहब से, बोला ठीक है, डेटर हो गया तेरा। कुछ और मशीन फर्नीचर है, बोले सर है, 1-1 लाख 2-2 लाख का, हाँ उसको भी डाल, एक असेट कर दिए। तेरे को कुछ पैसे किसी को देने हैं, बोले हाँ देने, 2 लाख रुपए उधार लिया तो दे, बैंक लोन है, हाँ है, तो ऐसे करके उसका कैपिटल वगैरह सब निकाला जाता है। तो टू फाइंड आउट ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर आर प्रिपेयर्ड 2 बार, क्यों, एक बार हम ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे और दूसरे बार क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए एक ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर रहेगा, एक क्लोजिंग वाला रहेगा ठीक है, तो 2 बार कम से कम हमको बनाना पड़ता है दो अलग अलग डेट में, तो उसमें एक बार ओपनिंग कैपिटल निकलेगा, एक बार क्लोजिंग कैपिटल निकलेगा। सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इज, सिंगल एंट्री सिस्टम में हर कोई कर सकता है, लेकिन ये टैक्स अथॉरिटी द्वारा मान्य नहीं रहेगा कहीं आप लोन लेने जाओगे, बैंक वाले को दिखाओगे तो सिंगल एंट्री वाला मेरा डायरी देख लो, बोले को भगा देगा, फाड़ के फेंक देगा, और ये अनसाइंटिफिक भी होता है। तो 18 क्वेश्चन आंसर ऑल ऑफ द बॉय है, ये स्मॉल बिजनेस वाले ज्यादा यूज करते हैं। विच ऑफ दिस इज नॉट अ फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन, कौन सा नहीं है, देखो एक पोस्ट है कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग, कैग करके एक पोस्ट है, तो याद रखना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में जो फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन है वो कौन कौन सा है, कैग है, सी से आगना कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी, ए से आगना एक्रूवल, और जी से आगना गोइंग कंसर्न, ये तीनों अकाउंटिंग एजम्पशन है, मटेरियलिटी अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, तो कौन सा नहीं है फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन, मटेरियलिटी। और ये कैग वाला वर्ड याद रख लेना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में ये कैग एजम्पशन है, उसको याद रख लेंगे आप, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट वुड नॉट बी ट्रांसफर टू पीनल अकाउंट, निम्नलिखित में से कौन सा लाभ हानि खाते में स्थानांतरित नहीं होगा। तो देखो बैड डेब्ट लॉस है हमारा, ये तो पीनल अकाउंट में जाएगा डेबिट में, डिस्काउंट अलाउड जाएगा डेबिट में, ठीक है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होता है, अरे मेरे को 1 साल का डेप्रिसिएशन था, 1 लाख का मैंने कोई माल खरीदा, मतलब सामान खरीदा, सामान भी नहीं बोलो, मशीन बोलो, 1 लाख का मशीन खरीदा, पहले साल 10,000 रुपये लगाया, दूसरे साल के पीनल अकाउंट में भी 10,000 रुपये ट्राई करूंगा या चार्ज करूंगा, तीसरे साल में भी 10,000 करूंगा, तो मेरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 10 + 10 + 10 30,000 हो गया। तो भाई प्रॉफिट लॉस में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को थोड़ी चार्ज करोगे, आप थोड़ी उसको डालोगे, केवल डेप्रिसिएशन डालते हैं, एक्यूमुलेटेड तो पुराना नया सब डेप्रिसिएशन मिला के होता है, तो ये पीएनएल अकाउंट में नहीं जाएगा, 20 का सी सही आंसर है ठीक है।
और मैं बोल रहा हूँ लास्ट टाइम में ना थ्योरी थ्योरी इधर का कंटेंट उधर का कंटेंट मत भागना। जो मैं बोल रहा हूँ, जो भाई जो कोर्स लिए उतना विश्वास दिलाओ दिखाओ, ठीक है, और दिलाओ, और खुद पे भी विश्वास रखो कि योगेंद्र सर नैया पार करा देंगे, ठीक है। उतना हड़बड़ाने की जरूरत नहीं, इधर का कंटेंट लास्ट टाइम में पता नहीं कहाँ कहाँ से आपके पास एमसीक्यू टपक के आ रहे, सब एक दूसरे कॉपी वेस्ट करके डाल रहे होंगे, सब कोई एक मेहनत कर रहा होगा, उसके बाद बाकी सब चुरा रहे होंगे उसको, और हम भी चुराएंगे लास्ट में, जब मेरा कंटेंट खत्म हो जाएगा तो मैं भी करूंगा। लेकिन यही बोला आपको, ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो मैं ढूंढ के लास्ट में पढ़ा दूंगा, पहले मैं अपना कंटेंट खत्म कर लूँ। तो जितना कोर्स में डल रहा है तो देखते चलना, और खास करके एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव जितना हो सके पढ़ लो, जितना हो सके पढ़ लो, वही याद रहेगा, वही काम करेगा, ठीक है। नहीं तो सिर्फ पढ़ते रह जाओगे, तैयारी नहीं कर पाओगे, एग्जाम नहीं निकाल पाओगे, रैंक नहीं ला पाओगे। और जो जनरल कैंडिडेट है, ध्यान से सुन लो भैया, जो जनरल बॉयज है वो तकलीफ ही तकलीफ है हमारे जीवन में, ठीक है। हमारे जीवन इसलिए बोल दिया कि अगर मैं ओबीसी हूँ और सर्टिफिकेट नहीं, मैं ओबीसी हूँ, नॉन क्रीमी में आता हूँ, लेकिन अगर मैं इनकम सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाऊँ, उतना इनकम नहीं प्रस्तुत कर पाऊँ, तो फिर जनरल कैटेगरी आ गए। तो जो जनरल बॉयज हैं, महिलाएं तो छोड़ दो भैया, महिला को तो रिजर्वेशन मिलता है, जो जनरल बॉयज हैं उनके लिए 18 पोस्ट ही है, जो कैलकुलेट करने के हिसाब से। तो जो जनरल बॉयज है 18, रैंक 18 नहीं आया मतलब आप बाहर हो गए गेम से, ठीक है। तो 18 तक तो नहीं आओ, तैयारी करना ही है। चलो, फ्रॉम विच अकाउंट एक्सपेंस ऑन इशू ऑफ शेयर विल बी रिटर्न ऑफ फर्स्ट। देखो कंपनी एक्ट के अनुसार शेयर इशू का जो एक्सपेंस है, दो तीन देखो, कंपनी एक्ट क्या बोलता है, कंपनी एक्ट बोलता है जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट होता है, उसका यूज अपन क्या क्या चीज के लिए कर सकते हैं, उसका यूज अपन कर सकते हैं शेयर इशू एक्सपेंस राइट ऑफ करने के लिए, ठीक है। राइटिंग ऑफ शेयर इशू एक्सपेंस, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, राइटिंग ऑफ बोनस शेयर, या बोनस शेयर इशू के लिए, फुल्ली पेड बोनस शेयर इशू के लिए, ये सब का पैसा हम किसके लिए यूज कर सकते हैं, मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट का पैसा ये सब के लिए यूज कर सकते हैं, है ना। तो ये बोल रहा है एक्सपेंस ऑन इशू ऑफ शेयर विल बी रिटर्न ऑफ फर्स्ट फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, सबसे पहले प्राथमिकता हमको इसी को ही देना है, ठीक है। जनरल एंट्री भी देख सकते हो, जैसे शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अपन खर्चे कर दिए, और आगे चल के सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट करके वहां से राइट ऑफ कर दिया किसको, टू शेयर इशू एक्सपेंस को, क्लियर है। चलो, फाइनल अकाउंटर प्रिपेयर्ड, देखो कैलेंडर ईयर जरूरी नहीं हर कोई फॉलो करे, है ना। कैलेंडर ईयर मतलब हमारा भैया 1 जनवरी चालू हो रहा है, 31 दिसंबर को खत्म हो रहा है। असेसमेंट ईयर या इनकम टैक्स का कंसेप्ट है, असेसमेंट ईयर, PYT प्रीवियस ईयर, ये सब इनकम टैक्स का कंसेप्ट है। एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, तो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर 22 का C है, क्लियर है क्या। द स्टेटमेंट कंटेनिंग वेरियस लेजर बैलेंस ऑन अ पर्टिकुलर डेट इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस, क्या, ट्रायल बैलेंस। देखो इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा जो मैं करा रहा हूँ, और हर पार्ट का कवर करा दूंगा, चिंता मत करना। हर एक पार्ट से कोशिश करूंगा कि इतना करा दूं कि आपका एग्जाम निकल जाएगा, उसमें जो करके रख लेगा उसका वाकई में एग्जाम निकलेगा। और सिली मिस्टेक भी नहीं करना, और थोड़ा थोड़ा सा नहीं करना, क्या देखो इतने स्टूडेंट हम इसी से जुड़े हुए हैं ना, तो उन्हीं लोग के बीच कंपटीशन है, तो थोड़ा सा भी रिस्क आपको नहीं लेना है। थ्योरी पढ़ लियो अच्छी बात है, एमसीक्यू तो पूरा रटी देना, जितना डालते चल रहा हूँ उसको कवर करते चलना। बोले सर थ्योरी कब पढ़े, फिर थ्योरी पैरेलली चलाते चलो अगर खत्म नहीं हुआ कुछ चीज़ तो। चलिए, द स्टेटमेंट कंटेनिंग वेरियस लेजर बैलेंस ऑन अ पर्टिकुलर डेट इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस। और वही मैं बता दूं, स्पेशल कोड वाला SPC 40 ये लागू करना, अप्लाई करना, और कूपन कोड अप्लाई कर लो उसको, ठीक है। तो कोर्स और टेस्ट सीरीज हो, योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप है, वहां से डाउनलोड कर लो, अगर जो यूट्यूब पे पहली बार देख रहा होगा। अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट कंसेप्ट द असेट आर ऑलवेज वैल्यूड एट परचेज प्राइस। परचेज प्राइस कॉस्ट कंसेप्ट क्या बोलता है, जो बुक वैल्यू भैया, जो हिस्टोरिकल कॉस्ट है, जो इसने आपने सामान खरीदा है उस पर आपको दिखाना है। तो ये कहता है कि एसेट हमेशा हिस्टोरिकल कॉस्ट यानी कि परचेज प्राइस पर दिखेगा, और अगर कोई डेप्रिसिएशन है अपन उसको घटा देंगे, बुक वैल्यू पे दिखा दे। प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड सेट इज इन अकॉर्डेंस विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न, मैचिंग कंसेप्ट, मटेरियलिटी क्या है। तो देखो प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड सेट, ये समझना ज़्यादा एकदम दिमाग, ये इसका आंसर 1 और 2 दोनों है। ये स्टूडियो का सेटअप किया 5 लाख रुपए का, क्या ये सोच के किया कि एक ही साल में इसको चलाना है, एक फिक्स्ड सेट लेके आया एक ही साल में चलाना है। मैं तो ये मान के चल रहा हूँ ना 5 साल चलेगा भाई, ये 5 साल साथ देगा, तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट आ गया कि नहीं, है मेरा बिजनेस 5 साल चलेगा, उस बिजनेस में ये स्टूडियो 5 साल चलेगा, ये सेटअप 5 साल चलेगा, एसेट 5 साल चलेगा। दूसरा, क्या मैं इसको एक ही साल में यूज कर डालू, पूरा एक ही साल में निचोड़ दिया, अगले साल काम नहीं आ रहा, ऐसा नहीं। अगर इसको 5 साल यूज कर रहा हूँ तो 5-5 साल में हर एक साल में उसको खर्चे को बांटूंगा, इस साल जितना इसका आउटपुट किया उतना डेप्रिसिएशन लगाऊंगा, तो वही तो मैचिंग कंसेप्ट होता है। जिस साल इसको यूज करके अपन ने पैसे कमा लिए उसी साल उसके खर्चे भी लगा दो। तो मैचिंग कंसेप्ट और गोइंग कंसर्न कंसेप्ट 25 का आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए। द वर्किंग एरिया ऑफ जॉइंट वेंचर इज, देखो यहाँ पर वाइड लिमिटेड डिटरमाइन बाय पर्पस, देखो वाइड और लिमिटेड दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी पार्ट हो गए, आंसर नहीं हो सकते। वाइड मतलब कुछ भी काम दोनों मिलके, वाइड मतलब क्या हो गया, बहुत बड़ा स्कोप हो गया।
तो क्या जुआ सट्टा खिलाएं? बोले अभी आईपीएल चल रहा है, बोले चलो ठीक है दोनों मिलके सट्टा खिलाते, बोले ऐसा करोगे? वाइडी लिमिटेड भी नहीं है कि यही कर सकते हो, ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं। दरअसल वो डिटरमाइंड होता है पर्पस से, और पर्पस थोड़ा लॉफुल होना चाहिए। द वर्किंग एरिया ऑफ जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचर क्या शॉर्ट टाइम पार्टनरशिप है, जैसे ही काम खत्म हुआ बिजनेस खत्म हो गया, हमारा कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो गया, समझ लो। 2 लोग 3 लोग मिले, आए और काम खत्म किए चले गए, ठीक है, प्रॉफिट कमाए, काम खत्म किए चले गए। पार्टनरशिप जो होता है लॉन्ग टर्म होता है, जॉइंट वेंचर शॉर्ट टर्म होता है। तो एक पर्पस के लिए डिटरमाइन होता है पर्पस। प्लस प्रोजेक्ट आया, क्या प्रोजेक्ट आया? अरे चल भाई अभी ये वाला टाइम है, अपन काम करते हैं, माल माल खरीद लेते हैं, आलू प्याज को भी थोड़ा कम दाम में खरीद लेते हैं, बोले ठीक है, कुछ दिन में बढ़ जाएगा, उसको बेच देंगे महंगे दाम में, ठीक है। 2 लोग मिल गए, आलू प्याज खरीदे। एक उदाहरण दे रहा हूँ छोटा सा। आलू प्याज उसी में बहुत कई लोग कमाते, भैया व्यापारी है, आलू प्याज ही कमा कमा के बहुत अमीर बन जाए। आलू प्याज कमाया, 2 महीने बाद उसको बेच दिया, जब रेट बढ़ गया। वो क्या है? जॉइंट वेंचर है, एक पर्पस है, 2 महीने के लिए हुआ खत्म। चलो, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको खैर मैं प्रीवियस वीडियो, पता नहीं कई बच्चे अभी पुराने वीडियो जो मैं कई सारे वीडियोस डाल के रखा हूँ उसको देखे ही नहीं, उस पर कोई व्यूज ही नहीं है। 2,000 4,000, अभी एक वीडियो डाला स्वयं से, उस पर 10,000 आ गए। और जो पुराने डाला हूँ, जबकि और काम काम का चीज डाला था पीआई को, उसको देखे नहीं। इसलिए मैं सोचा कि इसको एक बार पूरा फिर से करा देता हूँ। ये क्वेश्चन का है तो उसमें एक्सप्लेन किया था। ये शायद 1-2 महीने, एक आध महीने तो हो गए होंगे, 1-1.5 महीने पहले करा ही दिया था। 2 वीडियो डाला था मैंने इसका। लेकिन चलो ठीक है, कोई बात नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन डाला, अच्छे लेवल का क्वेश्चन डाला है, क्योंकि क्या है, हमको सब चीज दिया रहता है ना, तो हम सब चीज टिक मार देते हैं। प्रॉफिट निकालना एक्स लिमिटेड का, ओपनिंग स्टॉक दिया 1.5 लाख, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस दिया 30,000, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस दिया 20,000, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस दिया 10,000, फाइनेंशियल एक्सपेंस 5,000, डेप्रिसिएशन दिया 6,000, प्रोविजन दिया 4,000 बैड डेप्ट का, और सेल दिया 2,80,000 का। ग्रॉस प्रॉफिट बोला 25%। मेरे को बताओ, ग्रॉस प्रॉफिट 25% बोला है, ग्रॉस प्रॉफिट और सेल्स पे बोला है, तो ग्रॉस प्रॉफिट 25% बोलोगे तो 2,80,000 का 25%, 1/4 होता है, 70,000 रुपये आएगा। मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया? 70,000। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट में मैं डायरेक्ट एक्सपेंस घटाऊं कि एक्सपेंस घटाऊं कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस घटाऊं? इनडायरेक्ट एक्सपेंस घटाऊंगा, एक्सपेंस नहीं घटाऊंगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस घटाऊंगा, तब मेरे पास क्या बचेगा? नेट प्रॉफिट। ठीक है। अब मेरे को बताओ, यहाँ पे मैंने ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बना हुआ है, इधर बाई सेल्स आता है, बाई क्लोजिंग स्टॉक आता है, ठीक है। इधर ओपनिंग स्टॉक आ जाता है, परचेज आ जाता है, वेजेस आ जाता है, ऑक्ट्राई आ जाता है, फ्राइट आ जाता है, फैक्ट्री रेंट आ जाता है, फैक्ट्री एक्सपेंस आ जाता है, कोल गैस ये सब का खर्च आ जाता है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस आ जाता है, और अदर डायरेक्ट एक्सपेंस आ जाते हैं। तो ये बताओ, जब मैं ग्रॉस, उसके बाद बैलेंस जो बच जाता है ना, क्रेडिट साइड का जो एक्स्ट्रा बैलेंस आता है, वो ग्रॉस प्रॉफिट के रूप में डेबिट साइड दिखता है, ग्रॉस प्रॉफिट। तो जब अगर मैं ग्रॉस प्रॉफिट में पहुंच गया हूँ 70,000 रुपए, तो इस 70,000 में क्या क्या एडजस्ट हो गया होगा? इसमें अगर कोई ओपनिंग स्टॉक रहा होगा, एडजस्ट हो गया होगा, यानी कि एडजस्ट हो गया, इसको एडजस्ट जबरदस्ती और कुछ करने की जरूरत नहीं। परचेज रहा होगा, एडजस्ट हो गया होगा, मैन्युफैक्चरिंग रहा होगा, एडजस्ट हो गया होगा, देखो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस एडजस्ट हो गया, वेजेज रहा होगा, एडजस्ट हो गया होगा। क्या नहीं हुआ होगा? सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, क्योंकि इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। क्या नहीं हुआ होगा? एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। क्या नहीं हुआ होगा? फाइनेंशियल एक्सपेंस। क्या नहीं हुआ होगा? डेप्रिसिएशन। क्या नहीं हुआ होगा? प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट। तो कुछ नहीं, ये सब का टोटल करके देखो, ये 20,000 प्लस 10,000 30,000, 30 प्लस 5 35, 35 प्लस 6 41, और 41 प्लस 4,000 45। तो ये 45,000, 70,000 में से 45,000 घटाएं, 25,000 रुपये जो बचा, ये आपका नेट प्रॉफिट है एक्स लिमिटेड का। द पोस्टिंग ऑफ डिस्काउंट रिकॉर्डेड इन रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक, डेबिट साइड ऑफ डिस्काउंट, देखो डिस्काउंट रिकॉर्डेड इन रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक, रिसिप्ट साइड, द पोस्टिंग ऑफ डिस्काउंट रिकॉर्डेड इन रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक, ये किधर जाएगा? देखो हमेशा ना, डिस्काउंट अगर हमने अलाउ किया, डिस्काउंट हमने छोड़ दिया तो डेबिट साइड, और डिस्काउंट रिसीव हुआ तो क्रेडिट साइड। डिस्काउंट जैसे अपन कैश बुक भी बनाते हैं, कैश बुक भी बनाते हैं, एक तरफ हमारा पेमेंट आने का, एक तरफ जाने का है। डेबिट साइड हम क्या, जो पेमेंट रिसीव हो रहा है, अगर मैं इसमें डिस्काउंट का भी एक कॉलम बनाऊं, तो अगर मुझे किसी ग्राहक से 5,000 रुपये लेने हैं, तो मैं 5,000 रुपये ना लेके 4,500 रुपये लिया, और 500 उसको डिस्काउंट अलाउ कर दिया। तो डिस्काउंट अलाउड जो है वो किस में जाएगा? डेबिट साइड वाले में जाएगा। ठीक है, समझ आई बात? ठीक। और यही चीज अगर मुझे डिस्काउंट रिसीव हुआ है, मेरे को किसी को पेमेंट करना था 6,000, उसने मेरे को डिस्काउंट दे दिया 1,000 का, तो डिस्काउंट रिसीव 1,000 रुपये हो गया, और पेमेंट मैंने किया 5,000 रुपये का। समझ रही बात? तो ये किधर जाएगा? डेबिट साइड ऑफ डिस्काउंट अकाउंट। क्लियर है? चलो, प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवॉल्यूशन इज ट्रांसफर टू, देखो रिवॉल्यूशन कब करते हैं? जब कोई नया पार्टनर आ रहा है, रिटायर हो रहे हैं, तब अपने को रिवॉल्यूशन की जरूरत पड़ गई, अच्छी बात है। तो रिवैल्यूएशन में फिर से वैल्यू कर रहे हैं एसेट की, लायबिलिटी की, देखे तो उसमें जो फायदा नुकसान होता है ना, उसमें पुराना हिसाब किताब देखो, पुराने कर्म कांड कितने किए, जितने पार्टनर थे पुराने उन लोग किए,
तो भुगतान भी उनको उसी रेशियो के हिसाब से करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवॉल्यूशन इज ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, मतलब पुराने पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डाल देते हैं। ठीक है, कोई नया पार्टनर के हम नहीं डालेंगे, उससे लेना देना नहीं, वो तो उस काम ही किया नहीं है, तो क्यों नया पार्टनर को डालेंगे, पूरे ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट के हिस्से में चले जाता है पैसा। ये बहुत बेहतरीन पॉइंट है, इसको देखना 30वां नंबर का, द ऑर्डर ऑफ पेमेंट ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट ऑन डिसोल्यूशन। जब हम फर्म डिसॉल्व कर रहे हैं तो हमको प्रायोरिटी वाइज पैसे देने हैं। जैसे आप उधारी लग रहे हो, आप किसको पहले दोगे, बाहरी वाले को दोगे, घर वाले को दोगे, ऐसा टाइप का रहता ना। तो एक कोड याद रखना, ईसीएलसी। क्या ईसीएलसी? तो सबसे पहले एक्सपेंस पे करना है, पेमेंट ऑफ डिसोल्यूशन एक्सपेंस, जो भी डिसोल्यूशन एक्सपेंस हुआ वो पहले पे करना है। ठीक है, ये पहला नंबर। फिर दूसरा क्रेडिटर पे करना है। क्रेडिटर यानी कि कौन क्रेडिटर है, पार्टनर्स लोन, ये क्रेडिट हो गया, उधारी हम नहीं, पेमेंट टू क्रेडिटर। ठीक है ठीक है, पेमेंट टू क्रेडिटर पहले, फिर लोन हो गया, क्रेडिटर के बाद लोन आ गया, तो पेमेंट टू पार्टनर लोन, फिर लास्ट में कैपिटल, लास्ट में खुद का पैसा निकालना है, तो पेमेंट टू पार्टनर कैपिटल, पार्टनर लास्ट में ही आएगा। तो इसका बेस्ट आंसर 4132 हो जाएगा। ठीक है, पर्सन कैरिंग ऑन जॉइंट वेंचर बिजनेस आर कॉल्ड, जैसे पार्टनरशिप के पार्टनर्स होते हैं, कंपनी के ओनर शेयर होल्डर होते हैं, ज्वाइंट वेंचर के को वेंचरर्स होते हैं। ठीक है, चलो, गुडविल ऑफ अ फर्म एक्स एंड वाई इज वैल्यूड एट 30,000, इट इज अपियरिंग इन द बुक एट ₹12,000। ठीक है, जो पुराना बाजार 12,000 रुपया, उसको 12,000 का अपन राइट ऑफ कर देंगे, पुराने गुडविल को राइट ऑफ कर देंगे, इसका कोई लेना नहीं है। जो नया वैल्यूएशन की 30,000, तो ये 30,000 रुपया पूरा का पूरा ये नया व्यक्ति नहीं लेके आएगा, जेड नहीं लेके आएगा। उसको कितने का शेयर दे रहे हो, बोले सर 1/4 दे रहे हो, तो 30,000 गुडविल पूरा है, 1/4 यानी कि 7,500 रुपया बस वो लेके आएगा। वॉट अमाउंट ही इज सपोज टू ब्रिंग फॉर गुडविल? 7,500 ओनली। विच ऑफ द फॉलोइंग एरर विल नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस? मैंने बताया, देखो एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ, देखो 4 टाइप के एरर होते हैं, उसमें से कॉप में आप ट्रायल बैलेंस में एरर नहीं पकड़ सकते, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, एरर ऑफ कंपनसेटिंग, यानी कि कंपनसेटिंग एरर। तो रॉन्ग टोटलिंग करोगे, रॉन्ग बैलेंसिंग करोगे, इसमें तो दिक्कत आ ही जाएगा। ट्रायल बैलेंस में जो भी क्लरिकल एरर है ना, वो पता चल जाता है, जो गणना करने, बैलेंस निकालने, सबका त्रुटि पता ही चल जाता है। राइटिंग एन अकाउंट इन द रॉन्ग अकाउंट बट ऑन द करेक्ट साइड, राइटिंग एन अकाउंट इन द रॉन्ग अकाउंट बट ऑन द करेक्ट साइड, समझना बात को। जैसे मैं चैरिटी कर दिया, तो चैरिटी एक्सपेंस लिख दिया, टू क्या हो जाएगा, चैरिटी एक्सपेंस डेबिट टू परचेज अकाउंट। लेकिन चैरिटी ना लिख के ना मैं एडवर्टाइजमेंट डाल दिया, एडवर्टाइजमेंट, तो ये चैरिटी भी एक खर्चा हो गया, एडवर्टाइजमेंट के लिए भी फ्री सैंपल में बंटवा दिया। तो सेम साइड ही परचेज जो अपन क्रेडिट करेंगे, सेम ही साइड किए, चैरिटी की जगह पर एडवर्टाइजमेंट कर दिए, तो ये ट्रायल बैलेंस में पता चलने वाला नहीं है। तो राइटिंग एन अकाउंट इन द रॉन्ग अकाउंट बट ऑन द करेक्ट साइड। इन विच सेक्शन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 वेरियस मेथड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म आर मेंशन, कि भैया फर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं तो क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो 40 से 44 तक इस प्रकार के सेक्शन वाले भी क्वेश्चन आ जाएंगे, और आ जाएंगे तो मजा आ जाएगा, क्योंकि यहीं से फिर अच्छे स्टूडेंट छटने चालू हो जाएंगे। सेक्शन 1 सेक्शन वाले क्वेश्चन आए तो 40 से 44 क्या है, डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के तहत डिसॉल्व हो गए। कंपल्सरी डिसोल्यूशन की एक्ट ने बोला कि इस किस केस में डिसॉल्व कराना है। कंटिजेंसी, कोई आकस्मिक कुछ ऐसा घटना हो गया, कर्मकांड हो गया कि करना पड़ जा रहा है, नोटिस के द्वारा, कोर्ट के द्वारा। तो ये 40 से 44 तक मैं लिखा दिया आपको क्या है क्वेश्चन है, तो एक्सप्लेनेशन बता दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोर ट्रू इन डिफरेंस टू ट्रिपल कॉलम कैश बुक? तो देखो ट्रिपल कॉलम कैश बुक जिसमें कैश, बैंक और डिस्काउंट तीनों कॉलम होते हैं। ट्रेड डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड ऑन रिसिप्ट साइड, ट्रेड डिस्काउंट को कहीं रिकॉर्ड नहीं किया था, ट्रेड डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड, गलत। ट्रेड डिस्काउंट रिसीव्ड इज नॉट रिकॉर्डेड, यही बात सही है। आपको 11th क्लास में बेसिक में ही बताया होगा, कैश डिस्काउंट जो मिलता है या देते हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट को नहीं है, वो मुंह बोलचाल की भाषा है। अरे 1,000 रुपये का है, 800 लगा देना, चल ठीक है 200 छोड़, वो ट्रेड डिस्काउंट है। और वो 800 देना है उसको, भाई अगले महीने दूंगा, वो 800 जल्दी दे दे करके 100 रुपये डिस्काउंट दे दे रहा है, वो डिस्काउंट को अपन रिकॉर्ड करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट को कहीं रिकॉर्ड नहीं करते हैं। अ डिक्रीज इन द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट रिजल्ट इन, मुझे ये बता दो कि अगर मैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाऊं, मेरे को लग रहा है कि यार 5,000 रुपये डूब सकता है, 5,000 रुपये मैंने प्रोविजन बना दिया, तो ये खर्चा है, खर्चा 5,000 रुपये है, तो मेरा प्रॉफिट 5,000 से कम हो जाएगा। लेकिन मेरे को डिक्रीज करना पड़ गया, मेरे को लग रहा है नहीं नहीं भाई इस बार सब पैसे दे देंगे, तो 5,000 की जगह केवल और केवल 3,000 किया, तो कहीं ना कहीं मेरा 2,000 एक्स्ट्रा खर्चा बच गया कि नहीं बच गया, एक्स्ट्रा लॉस बच गया कि नहीं बच गया, तो ये प्रॉफिट ही तो बढ़ाएगा। खर्चा आपने कम कर दिया तो प्रॉफिट तो बढ़ेगा, इंक्रीज इन नेट प्रॉफिट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ कैश बुक, ऊपर भी बताया रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट कैश बुक का ही समरी है। 38 क्वेश्चन, 39 क्वेश्चन, ये 39 और 40 को फटाक से बता देता हूँ, फिर 38 में थोड़ा कैलकुलेशन है। If bad debt are written in adjustment, it will be shown in profit and loss account and balance sheet. Bad debt are written in adjustment. अगर वो
एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है, अगर इफ बैड डेब्ट्स आर रिटर्न इन एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है तो कहाँ शो होगा, एक पीनल अकाउंट में जाएगा और बैलेंस शीट में भी, ठीक है। और 40वां क्वेश्चन देखो, द एंट्री ऑफ गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल वुड बी क्रेडिट टू ट्रेडिंग अकाउंट एंड डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो फ्री सैंपल दे दिए, एडवर्टाइजमेंट खर्चा है तो पीनल अकाउंट में चले जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में क्यों करेंगे, अरे भैया जैसे हम सेल कर रहे हैं, बस सेल का अमाउंट वैल्यू जो है वो जीरो हो गया, क्यों, फ्री में दे दिया, चैरिटी कर दिया, परचेज कर दिया, हमने उस माल को फूंक दिया, मतलब आग लगा दिया, तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में ही क्रेडिट होगा, जैसे सेल जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में राइट साइड, वैसे ही ये भी चले जाएगा, ठीक है। तो 40 का ए। 38 वाला कैलकुलेशन करते हैं, द कैपिटल एट बिगिनिंग ऑफ द ईयर इज 80,000, ठीक है। तो चलो अपने को क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है। आपको ये तो मालूम है कि आपका ओपनिंग कैपिटल मान के चलो 30,000 रुपए, कितना 30,000, अगर प्रॉफिट आएगा इस साल में 10,000 रुपए का, तो आपका जो कैपिटल है वो 40,000 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इससे ये बात समझ आती है कि प्रॉफिट बढ़ने से कैपिटल हमारा बढ़ ही जाएगा, और लॉस होगा तो घटा दोगे, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा सा अपने को एक प्रैक्टिकल चार्ट बनाना पड़ेगा जिससे समझ आ जाए। एक रैंडम फिगर में लेता हूँ, द कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इज 80,000, तो अपन एक बैलेंस शीट टाइप का बनाते हैं, और आपको मालूम है कि इधर फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट, ये सब रहते हैं ना। तो करंट एसेट, मैं टोटल एसेट बस लिख दे रहा हूँ इधर, टोटल एसेट मान के चलो कितने लाख रुपए, 2 लाख रुपए, कितने, 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए टोटल एसेट। यहाँ कैपिटल और ये एक्सटर्नल लाइबिलिटी हो गई, तो कैपिटल बता रहा है कितना है, 80,000 रुपए, तो अगर मैं टोटल एसेट को 2 लाख मानूं, और तो लाइबिलिटी मेरी कितनी आएगी, 1,20,000, कितनी आएगी, 1,20,000, है ना, ये मान चला। अब क्या बोल रहा है, साल के दौरान द एसेट आर इंक्रीज्ड बाई ₹40,000, एसेट 40,000 बन गया साल के अंत में, ये शुरुआत में था, ये अंत में था, एसेट कितना बढ़ गया, 40,000 बढ़ गया, तो अब जो 2 लाख था वो कितना हो गया, बोल रहे 2,40,000 हो गया, ओके। और लाइबिलिटी घट गया 5,000 से, लाइबिलिटी घट गया 5,000 से, तो अब वो 1,15,000 हो गया, तो 2,40,000 में से 1,15,000 घटाओ, अब मेरा क्लोजिंग कैपिटल क्या हो गया, क्लोजिंग कैपिटल हो गया 25, 1,25,000, कितना हो गया, 1,25,000। तो मेरे से क्या पूछा है, मेरे से पूछा गया है कि कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस, तो ये बताओ पूंजी 80,000 है और अब 1,25,000 हो गई, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट हुआ होगा, और प्रॉफिट कितने का होगा, 45,000 का, तब जाके 80,000 से आपका कैपिटल कितना हो गया, 1,25,000 हो गया, ठीक है। एक उदाहरण लेके हमने समझा दिया, 45,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। ये 40 क्वेश्चन किए हमने, इसके आगे और 35 क्वेश्चन और है, ठीक है। और ये तो खैर ऑडिटर का है, एक और ऐसी अकाउंटेंट का भी एग्जाम है, उसको मैं कोर्स में कवर करा दूंगा, इसका एक और पार्ट लेके आऊंगा यूट्यूब और कोर्स दोनों पे, और बाकी कोर्स में हम अकाउंटेंट वाले भी कर लेंगे, और जितने भी एग्जाम्स हुए हैं छत्तीसगढ़ के पूरे पीवाईक्यूज करा दूंगा। अकाउंट से तो छूटेगा नहीं आपसे, अकाउंट से क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। वैसे ऑडिट वाले छूट जाएगा कि नहीं, उधर से भी नहीं छूटेगा, कोशिश करूंगा जहां जहां से जैसा जैसा एमसीक्यू हो पूरा कवर करा दूं, और जो आपके काम का हो, अननेसेसरी नहीं, ठीक है। तो चलिए, कूपन कोड का आप बखूबी अभी इस्तेमाल करिए, है ना, और बहुत लोग अभी इसका लाभ उठा चुके हैं, ठीक है। तो और 100 बच्चों के लिए हमने इसको एक्सेस दे के रखा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।